नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। उसी के तहत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है। हिस्टेरिसिस मोटर क्या होता है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं ये हिस्टेरिसिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्या होता है हिस्टेरिसिस भाई? अगर आप मेरे चैप्टर को शुरू से आप पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर से पढ़ते हुए अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको मैग्नेटिज्म में हिस्टेरिसिस के बारे में बहुत विस्तार में बताया गया है। ठीक है। हिस्टेरिसिस क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा मैं याद दिलाने का काम करता हूं कि किसी भी जो चुंबकीय पदार्थ होता है, देखिए यहाँ मैं बनाता हूं। ये मान लीजिए ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये हमारा चुंबक का साउथ पोल है। ठीक है। ये चुंबक का हमारा साउथ पोल है। ठीक है। इसके बीच में कोई हम चुंबकीय पदार्थ रखते हैं, कोई चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं। इस चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, चुंबक वाला गुण आ जाता है। इस चुंबकीय पदार्थ में चुंबक वाला गुण आता है। क्यों आता है? क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जाते हुए दिखती है। इस वजह से जब चुंबकीय रेखाएं इस चुंबकीय पदार्थ को क्रॉस करती है तो इसके अंदर में चुंबक का गुण आ जाता है। लेकिन मोटर के अंदर में क्या होता है कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। फिर जो चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अब इधर से इस तरफ हो जाएंगी। तो बदलता हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ होता है तो कभी मैग्नेटाइज होता है, कभी डीमैग्नेटाइज होता है। क्या होता है, कभी मैग्नेटाइज होगा, कभी डीमैग्नेटाइज होगा। तो कभी चुंबक बनेगा, कभी चुंबक नहीं बनेगा। इस कंडीशन में हमारा हिस्टेरिसिस का सिद्धांत काम करता है। हिस्टेरिसिस क्या करता है कि चुंबक को डीमैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से रोकने का काम करता है। मतलब जितना जल्दी चुंबकीय क्षेत्र चेंज होता है उतना जल्दी ये नहीं चेंज होता है। ठीक है। तो इसी सिद्धांत को हमने इस रोटर के अंदर में इस्तेमाल करने का काम किया। ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हिस्टेरिसिस, और आप लोगों को मालूम ही होगा कि हिस्टेरिसिस क्या है। एक लॉस है, एक हानि है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस हानि में अ, हमारा होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस के अंदर में अगर आप पढ़े होंगे, आयरन लॉस हम कई बार मैंने पढ़ाया मोटर में। आयरन लॉस के अंदर में क्या होता है, दो तरह के लॉस आते हैं। एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है और एक हमारा ईडी करंट लॉस होता है। यही तो दो होता है यहाँ पे। तो आइए इस लाइन को समझते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि हिस्टेरिसिस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर का मतलब हुआ कि इसका जो रोटर होगा वो स्टेटर का जो स्पीड है उसी स्पीड से घूमेगा। दो स्पीड होता है ना, एक सिंक्रोनस स्पीड होता है, एक रोटर स्पीड होता है। लेकिन ये मोटर सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करता है। मतलब जो एनआर होगा वो हमारा एनएस के बराबर हो जाएगा, है ना, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, इतना तेजी से चलता है। ठीक है। जो हिस्टेरिसिस प्रभाव, हिस्टेरिसिस इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। इसमें कोई घूमने वाला वाइंडिंग या ब्रश नहीं होता है। करे कोई घूमने वाला वाइंडिंग ब्रश इसमें नहीं होता है, जिससे यह निर्वहन मुक्त, ब्रश लेस और कम रख रखाव वाला होता है। ब्रश और वाइंडिंग वगैरह इसके रोटर में नहीं होता है। इस वजह से ये क्या करता है, कम रख रखाव करना पड़ता है। क्योंकि ब्रश और वाइंडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा इसमें है ही नहीं तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो हमें रख रखाव कम करना पड़ता है। ठीक है। कह रहा है कि हिस्टेरिसिस मोटर के रोटर तथा स्टेटर में सेलिएंट पोल, उभरा हुआ ध्रुव नहीं होता है। कह रहा है कि ये जो रोटर होता है या इसका जो स्टेटर होता है इसके अंदर में सैलिएंट पोल नहीं होता है। उभरा हुआ पोल इस तरह का नहीं होता है, इसको सैलिएंट पोल बोलते हैं। इस तरह का पोल नहीं होता है, सिंपल सा पोल होता है। ठीक है। मतलब पोल होता ही नहीं है, कोई किसी तरह कोई पोल नहीं होता है। या सैलिएंट पोल बोलिए, उभरा हुआ मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ पोल नहीं होता है, सिंपल ऐसे होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें कोई हमको चुंबकीय क्षेत्र बना के मोटर नहीं घुमाना है। ये हिस्टेरिसिस के सिद्धांत पर काम कर रहा है। चुंबक को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जो जब होता है उस समय हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है। उसी लॉस का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, मोटर को घुमाने का काम करते हैं। ठीक है। वर्किंग सिद्धांत क्या है इसका, कह रहा है कि हिस्टेरिसिस प्रभाव, पहला इसका जो सिद्धांत है काम करने का, हिस्टेरिसिस के प्रभाव पर तो काम ही करता है। तो कैसे करता है भाई, कह रहा है कि मोटर के रोटर में एक हिस्टेरिसिस रिंग, सामान्यतः कोबाल्ट स्टील या कठोर सामग्री लगी होती है। कह रहा है कि मोटर का जो रोटर होता है, रोटर में हम एक हिस्टेरिसिस रिंग लगा देते हैं।
ठीक है, जो किसका बना होता है, कोबाल्ट स्टील का बना होता है या कठोर सामग्री का बना रहता है। ठीक है, जब स्टेटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब स्टेटर के अंदर में जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। स्टेटर किसको बोलते हैं, स्थिर वाले भाग को, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होता है कि रोटर पर लगता है। वो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है कहां लगता है, रोटर पर लगता है। तो रोटर में सामग्री में चुंबकीय हिस्टैरिसीस के कारण एक बड़ा घूर्ण उत्पन्न होता है। कह रहा है कि रोटर की सामग्री में चुंबकीय हिस्टैरिसीस के कारण एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि रोटर हमारा कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि वो चुंबकीय हिस्टैरिसीस उसमें ज्यादा पैदा होता है। मतलब चुंबकीय जो हिस्टैरिसीस लॉस है, जिसको हम हिस्टैरिसीस लॉस के नाम से भी जानते हैं, वो ज्यादा पैदा होता है। और इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि वहां एक टॉर्क पैदा होगा जो घुमाने का काम करेगा, मोटर को घुमाने का काम करेगा। ठीक है, और मोटर जो इसका रोटर है, रोटर का जो स्टेटर है, चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति से घूमता है। क्या कह रहा है कि जो रोटर है स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के सिंक्रोनस गति से घूमता है। मतलब एनआर जो है ना, जो रोटर का हमारा स्पीड है, वो स्टेटर की स्पीड के बराबर हो जाता है। मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ये हमारा रोटर का स्पीड हो जाता है। तो कह सकते हैं कि जो रोटर होता है स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र के सिंक्रोनस गति से घूमना शुरू कर देता है, जिससे मोटर स्थिर गति, कांस्टेंट गति प्रदान करता है। मतलब ये जब भी चलेगा तो सिंक्रोनस स्पीड से ही चलेगा। समझिए, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलता होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा हिस्टैरिसीस मोटर है, ये हमारा एक तरह का सिंक्रोनस मोटर की तरह होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि टॉर्क, हमारा टॉर्क इन हिस्टैरिसीस मोटर, मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसके बारे में समझ लीजिए। कह रहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर का टॉर्क एडी करंट और हिस्टैरिसीस प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। क्या बोला कि जो हिस्टैरिसीस मोटर होता है उसमें टॉर्क जो पैदा होता है दो कारण की वजह से होता है। एक तो हिस्टैरिसीस का प्रभाव और दूसरा एडी करंट की वजह से होता है। आपको मालूम ही होगा कि जो आयरन लॉस होता है ना, आयरन लॉस, एक बार फिर मैं बताता हूं, आयरन लॉस दो तरीके का होता है। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है एडी करंट लॉस, है ना। तो जो हमारा मोटर में टॉर्क पैदा होता है तो एक साथ दोनों तरह के प्रभाव काम करेगा, हिस्टैरिसीस प्रभाव भी काम करेगा और एडी करंट लॉस भी काम करेगा। तो होता क्या है कि जब मोटर सिंक्रोनस गति प्राप्त कर लेता है तो एडी करंट का प्रभाव खत्म हो जाता है। एडी करंट का जो प्रभाव है कब खत्म होता है, जब मोटर अपना फुल स्पीड पकड़ लेता है। मतलब सिंक्रोनस स्पीड के पास चला जाता है, जो सबसे तेज स्पीड होता है, वहां तक पहुंचता है तो एडी करंट का प्रभाव हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद मतलब सिंक्रोनस स्पीड के बाद जो मोटर होता है हमारा, या मोटर का जो रोटर होता है, वो केवल हिस्टैरिसीस प्रभाव पे ही काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग हिस्टैरिसीस मोटर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है कि हिस्टैरिसीस मोटर में प्रारंभिक बल आघूर्ण अधिक होता है। क्या बोल रहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है स्टार्टिंग में इसका टॉर्क ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि यह रोटर की चुंबकीय हिस्टैरिसीस विशेषता पे निर्भर रहता है। क्यों ज्यादा होता है, तो कह रहा है कि यह रोटर की चुंबकीय जो हिस्टैरिसीस विशेषता उस पर निर्भर रहता है, इस वजह से इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ज्यादा होता है। ठीक है, कह रहा है कि यह मोटर बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के स्वयं प्रारंभ होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। कह रहा है कि बिना कोई अतिरिक्त उपकरण के ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, जैसे सप्लाई दीजिएगा मोटर काम करना शुरू कर देगा हमारा। इसके अलावा संचालन बल आघूर्ण, रनिंग टॉर्क के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जब सिंक्रोनस स्पीड प्राप्त कर लेता है, इसके बाद मोटर स्थिर बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। जब सिंक्रोनस स्पीड पे मोटर चलना शुरू करता है, मतलब फुल स्पीड पर चलना शुरू करता है, उस समय केवल हिस्टैरिसीस टॉर्क होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मोटर जब अपने फुल स्पीड पे होता है तो स्थिर बल आघूर्ण, मतलब स्थिर टॉर्क पैदा करता है, कांस्टेंट टॉर्क देता है। टॉर्क में कोई कम ज्यादा नहीं होता है, आराम से एक कांस्टेंट स्पीड पे एक कांस्टेंट टॉर्क देने का काम करता है। ठीक है, यदि भार बढ़ता है तो मोटर का सिंक्रोनस गति धीमी गति हो जाती है। ठीक है, लोड दीजिएगा तो मोटर का स्पीड थोड़ा कम होगा, जो सिंक्रोनस स्पीड है उससे थोड़ा सा कम आएगा, पर चल कह रहा है लेकिन फिर भी बल आघूर्ण बना रहता है। कह रहा है कि अगर लोड आप दीजिएगा तो जो मोटर का सिंक्रोनस गति से धीमी गति पे चलना शुरू कर देता है। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पीड स्लो होता है क्योंकि लोड बढ़ा है, तो लोड बढ़ेगा तो कोई भी मोटर हो उसकी स्पीड में कमी आएगी। ठीक है, फिर भी कह रहा है कि इसमें टॉर्क बना रहता है, टॉर्क में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है हिस्टेरिसिस, हानि पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन हिस्टेरिसिस इम्पायरमेंट। कह रहा है कि बल आघूर्ण जो टॉर्क है रोटर के चुंबकीय पदार्थ की हिस्टेरिसिस हानि के समानुपाती होता है। क्या बोला, सबसे बड़ा बात बोल दिया कि जो टॉर्क होता है ये हिस्टेरिसिस का जो हानि है उसका समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होगा उतना ही ज्यादा हमारा टॉर्क होगा। तो जितना हम हानि कराएंगे, जितना हम उस पदार्थ के अंदर में हिस्टेरिसिस गुण जितना ज्यादा पैदा करेंगे उतना ही टॉर्क बनेगा। और हिस्टेरिसिस क्या होता है, एक तरह की खराबी होती है, चुंबक के लिए अच्छा चीज नहीं होता है ना। हिस्टेरिसिस चुंबक के लिए अच्छा चीज नहीं होता, चुंबक जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है, इस वजह से हिस्टेरिसिस लॉस पैदा होता है और उसी लॉस से हम मोटर को घुमाने का काम करते हैं। तो जितना चुंबकीय लॉस करेंगे, जितना हम हिस्टेरिसिस पैदा करेंगे उतना ही टॉर्क हमें मिलेगा। ठीक है, ये उल्टा ही कंसेप्ट है। रोटर के लिए उच्च हिस्टेरिसिस हानि वाले पदार्थ, कह रहा है कि रोटर के लिए ज्यादा से ज्यादा हिस्टेरिसिस हानि वाला पदार्थ का इस्तेमाल करता है। जैसे कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट स्टील क्या करता है, हिस्टेरिसिस ज्यादा से ज्यादा करता है। मतलब ये जो चुंबकीय नुकसान है वो हमारा ज्यादा करता है, ये जल्दी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता है, इस वजह से हमारा हिस्टेरिसिस हानि बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि हमको हिस्टेरिसिस हानि ही ज्यादा चाहिए, इसी की वजह से टॉर्क ज्यादा पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए यहां तक पहुंच गए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गति बल आघूर्ण विशेषता। दूसरा पांचवा चौथा विशेषता क्या है कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, स्पीड टॉर्क विशेषता के बारे में आपको बता रहा है। करके हिस्टेरिसिस मोटर का बल आघूर्ण गति से लगभग स्वतंत्र होता है। क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल दिया। कह रहा है कि हिस्टेरिसिस का जो टॉर्क होता है ना ये गति पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए टी इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर है, टी इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर है। अगर आपका स्पीड इस समय 100 आरपीएम पे चल रहा है, 100 आरपीएम पे मोटर चल रहा है और टॉर्क हमारा 10 न्यूटन मीटर है, अगर आपने गति को कम करके 80 आरपीएम कर दिया तो फिर भी हमारा टॉर्क 10 न्यूटन मीटर बना रहेगा। टॉर्क में गति पर डिपेंड नहीं है, जो टॉर्क है इसका गति पर डिपेंड नहीं होता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग जहां पे कांस्टेंट टॉर्क काम होता है ना, मतलब टॉर्क में जहां बदलाव नहीं होना चाहिए, टॉर्क हमेशा सेम होना चाहिए, वहां पर करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह स्थिर बला घूर्ण मोटर की तरह व्यवहार करता है, ये कांस्टेंट टॉर्क वाला मोटर की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिस्टेरिसिस मोटर के बारे में समझे। अब इसका उपयोग कहां करते हैं, तो कह रहा है कि शोर रहित होने के कारण इसमें क्या होता है, शोर शराबा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऐसा कुछ जुगाड़ इसमें नहीं है, तो केवल केवल चुंबकीय हिस्टेरिसिस के प्रभाव से काम कर रहा है, तो कोई शोर होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग टेप रिकॉर्डर में, विद्युत घड़ी में, ध्वनि रिकॉर्डिंग में और टेली प्रिंटर में हम लोग करते हैं। तो जहां पे हमें साउंड कम चाहिए होता है या साउंड चाहिए नहीं होता है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें कम पावर फैक्टर होता है, कम दक्षता होता है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है और पावर फैक्टर भी कम होता है, क्योंकि देखिए आप छोटे छोटे चीजों को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे सामने रिलक्टेंस मोटर। अब कौन सा मोटर है भाई, रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस भी एक अवगुण ही है। मतलब कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसका एक अवगुण, मतलब डिसएडवांटेज के तौर पर रिलक्टेंस को देखा जाता है। मैग्नेटिज्म में आप पढ़े होंगे चैप्टर में, रिलक्टेंस क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को रोकने का काम करता है ना, चुंबकीय बल रेखाओं को रोकने का काम करता है, उसी को रिलक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसी रिलक्टेंस के प्रभाव से हम क्या करते हैं, मोटर को घुमाने का काम करते हैं। भाई साइंटिस्ट लोगों ने एक से एक आविष्कार करके रखा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये हमारा बाहर वाला जो भाग है स्टेटर है। ठीक है, ये बाहरी भाग क्या है, स्टेटर है हमारा, और इसके अंदर में ये रोटर है। रोटर के जो पार्ट्स, जो रोटर होता है ना, तो रोटर में एक तरफ हम क्या करते हैं, कम रिलक्टेंस वाला एरिया डेवलप करते हैं और एक तरफ हम ज्यादा रिलक्टेंस वाला एरिया डेवलप करते हैं, है ना। एक तरफ कम रिलक्टेंस है, एक तरफ ज्यादा रिलक्टेंस है, और इस वजह से यहाँ पे एक रिजल्टेंट टॉर्क पैदा हो जाता है, घूमने वाला बल पैदा होता है और मोटर को घुमाने का काम करता है। ठीक है, सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहां से तो सीधा जा रहा है, देखिए यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होगी सीधा यहां से, लेकिन ये क्या है ना, ये जो रोटर है, ये रोटर हमारा वैसा पदार्थ का बना हुआ है जो चुंबकीय बल रेखाओं को विरोध करने का काम करता है। तो जब विरोध करेगा तो इस चुंबकीय बल रेखा इससे जब टकराएगा तो ये विचलित हो जाता है, ऐसे ऐसे विचलित होगा,
सही से नहीं जा पाएगा सीधा। जब विचलित होगा तो कहीं ना कहीं एक फोर्स क्रिएट करेगा इस रोटर के ऊपर में, है ना। सीधा जाता तो भाई नहीं घुमाता, लेकिन टकराता है तो इस पे एक फोर्स पैदा हो जाता है और रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह से हो जाता है तो मोटर हमारा घूमने का काम करता है। ठीक है, तो चुंबकीय रेखाओं को विरोध करके हम लोग क्या करते हैं, रोटर को घुमाने का काम करते हैं। ये जो है स्टेटर वाला भाग है। स्टेटर में देखिए चुंबकीय जो हमारा रेखा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो सही तो बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। लेकिन इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जब हम रोटर में प्रवेश करा रहे हैं तो रोटर में सीधा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र को विरोध करने वाला पदार्थ से बना रहता है। जब विरोध करता है तो चुंबकीय बल रेखाएं विचलित होती है और विचलित होने की वजह से एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होता है जो रोटर को घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रिलैक्टेंस मोटर एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर है जो रिलैक्टेंस टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह मोटर स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र और रोटर के परिवर्तनशील प्रतिभट वेरिएबल रिलक्टेंस विशेषता का उपयोग करके काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि यह जो रोटर है, चुंबक के जो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और रोटर के जो वेरिएबल रिलक्टेंस है, वेरिएबल रिलक्टेंस का मतलब कि रिलक्टेंस में कम या ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे कम है, इसका उपयोग करके क्या करता है, घूमने का काम करता है। रोटर हमारा घूमने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, रिलक्टेंस मोटर का सिद्धांत। ठीक है, आइए सिद्धांत को देखते हैं। कह रहा है कि इस मोटर में रोटर बिना किसी वाइंडिंग अस्थाई चुंबक के लोहे का बना होता है। कह रहा है कि इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होता है, ये अस्थाई चुंबक लोहे का बना होता है। ठीक है ना, अस्थाई चुंबक लोहे का बना होता है, अस्थाई चुंबक के लोहे का बना होता है। क्या बोल रहा है कि अस्थाई चुंबक का बना होता है, सीधे सीधे समझ लीजिए, किसी तरह कोई वाइंडिंग नहीं होता है और अस्थाई चुंबक का बना होता है। चुंबक के लोहे का बना होता है, अस्थाई चुंबक के लोहे मतलब अस्थाई चुंबक का ये बना रहता है। ठीक है, और इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि ये डी एक्सिस और क्यू एक्सिस में प्रतिभष्ट को अलग अलग होता है। कह रहा है कि जो हमारा स्टेटर होता है, इसमें जो एक्सिस होता है, मान लीजिए ये डी एक्सिस है, ये हमारा क्यू एक्सिस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो हमारा रिलक्टेंस होगा वो हमारा अलग अलग होता है, एक तरह का नहीं होता है। डी एक्सिस और क्यू एक्सिस में जो रिलक्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा था ना, देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम रिलक्टेंस और यहाँ पे मैक्सिमम रिलक्टेंस है दिया हुआ है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम रिलक्टेंस एक साथ मतलब इक्वल इक्वल रिलक्टेंस नहीं होता है, रिलक्टेंस अलग अलग होता है, और वही अलग अलग होने की वजह से मोटर हमारा घूमने का काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि जब स्टेटर का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र रोटर पर कार्य करता है तो रोटर उस दिशा में घूमने की कोशिश करता है जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम होता है। मोटर घूमता कैसे है कि ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ घूमता है, मतलब जिधर हमारा रिलक्टेंस कम होगा मोटर का डायरेक्शन रोटेशन का उसी तरफ होता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा एक्सिस है, यहाँ पर जो रिलक्टेंस है वो कम है, और इधर वाला एक्सिस के पास हमारा रिलक्टेंस क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर रिलक्टेंस ज्यादा है तो जो मोटर घूमेगा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा, रोटर का रोटेशन इस तरह से होगा, है ना। तो मिनिमम की तरफ रोटर ऐसे घूमने का काम करेगा। तो इस प्रकार रिलक्टेंस टॉर्क उत्पन्न होता है जो मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर चलाता है। और ये भी मोटर कौन सा स्पीड पर चलता है, सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। मतलब एनआर जो होता है वो एनएस के बराबर होता है, जो रोटर का स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड ही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी कोई वाइंडिंग नहीं होती है, परमानेंट मैग्नेट लगाकर हम लोग चुंबकीय जो रिलक्टेंस है उससे हम लोग घुमाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि रिलक्टेंस मोटर के बला घूर्ण। तो देखिए जो टॉर्क है, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला हमारा रिलक्टेंस में, ये तो आईटीआई में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं लिख दिया हूं, कहीं पूछ देगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो टॉर्क जो रिलक्टेंस मोटर का जो टॉर्क होता है 1/2 वी स्क्वायर बटा डब्ल्यू एस ब्रैकेट में 1/q माइनस 1/q डी इंटू साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ टी क्या है, टॉर्क है हमारा, वी क्या है, स्टेटर का वोल्टेज है ना, डब्ल्यू एस सिंक्रोनस स्पीड है जो रेडियन पर सेकंड में है, ये डब्ल्यू को एन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन पर सेकंड में क्या है हमारा सिंक्रोनस स्पीड है। एक्स डी क्या है, डी एक्सिस पर प्रतिघात है, डी एक्सिस का रिलक्टेंस है, और एक्स क्यू है क्या है, क्यू एक्सिस का हमारा क्या है, प्रतिघात है या रिलक्टेंस है, और अल्फा क्या है हमारा लोड एंगल है, क्या है लोड एंगल है।
ये सारे टर्म को इसमें रखेंगे तो टॉर्क आपका पता चल जाएगा कि रिलक्टेंस मोटर का टॉर्क कितना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। अब कह रहा है कि टॉर्क का विशेषता, है ना, रिलक्टेंस टॉर्क का विशेषता क्या है भाई? तो कह रहा है कि अधिकतम टॉर्क तब प्राप्त होता है जब डेल्टा 45 डिग्री पे होता है। कह रहा है अधिकतम टॉर्क कब मिलेगा हमको? तो जब हमारा डेल्टा का वैल्यू 45 डिग्री होता है तो हमें जो टॉर्क मिलता है वो अधिकतम मिलता है, सबसे ज्यादा टॉर्क मिलता है। कह रहा है कि यदि एक्स डी और एक्स क्यू दोनों बराबर हो तो टॉर्क हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बोले थे ना कि ये जो हमारा रोटर होता है, तो ये जो हमारा इस साइड हमारा जो रिलक्टेंस है वो ज्यादा है और इस साइड हमारा रिलक्टेंस जो है वो कम है। इस वजह से मोटर ऐसा घूमता है, लेकिन दोनों बराबर हो जाए तो मोटर घूमेगा ही नहीं, टॉर्क बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो उस समय जब ये दोनों एक्सिस अपना समान रिलक्टेंस पैदा कर देगा उस समय मोटर नहीं घूमेगा हमारा। ठीक है, और कह रहा है कि जो टॉर्क होता है स्टेटर वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। जो टॉर्क होता है, अभी आप टॉर्क देखा था ना, टी इक्वल टू यहाँ पर दे रहा था वी स्क्वायर करके था ना, तो ये क्या होता है, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। टॉर्क वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, अब रिलेक्टेंस के प्रकार हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के रिलेक्टेंस पैदा होता है। एक तो सिंक्रोनस रिलेक्टेंस मोटर होता है। ठीक है ना, जो सिंक्रोनस स्पीड से चलता है तो उसको सिंक्रोनस रिलेक्टेंस मोटर बोलते हैं। जैसे उच्च दक्षता वाला मोटर जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल ड्राइव में होता है उसको हम लोग सिंक्रोनस रिलेक्टेंस मोटर बोलते हैं, जिसका रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। ठीक है, इसमें रोटर में फ्लक्स बैरियर्स होते हैं जो एक्स डी और एक्स क्यू में अंतर को बढ़ाते हैं। कह रहा है कि जो इस मोटर का जो रोटर होता है ना उसमें फ्लक्स बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखा को, बैरियर्स को, मतलब चुंबकीय बल रेखा को जाने का जो रास्ता होता है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब नहीं जाने देते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के बैरियर मतलब जहां से चुंबकीय बल रेखा जाना चाहता है वहां से जाने नहीं देते हैं, और नहीं जाने देते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि रिलक्टेंस ज्यादा पैदा होता है, और जितना रिलक्टेंस ज्यादा पैदा होगा उतना ही मोटर का स्पीड बढ़िया होता है। तो इस मोटर को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड पे चलाते हैं। कैसे चलता है? फ्लक्स बैरियर को बढ़ाकर। इस वजह से इस मोटर का नाम हमारा सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर हो गया। ठीक है, इस नेक्स्ट है हमारा स्विच रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, यह मोटर जो होता है स्टेपर मोटर की तरह होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्यूटेशन की हमें आवश्यकता है। कम्यूटेशन जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है, बढ़िया कम्यूटेशन उसको माना जाता है, और जहां पे नहीं हो पाता वो बेड कम्यूटेशन होता है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कम्यूटेशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सिग्नल के तौर पे हमें कुछ चीजें देना होता होगा। ठीक है, तो इस तरह के मोटर को हम लोग बोलते हैं स्विच रिलक्टेंस मोटर, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्यूटेशन की आवश्यकता होती है और ये स्टेपर की तरह से चलता है। कह रहा है कि इसका उपयोग ईवीएस, रोबोटिक्स और हाई स्पीड एप्लीकेशन में होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ईवीएस में करते हैं, रोबोटिक्स में करते हैं और हाई स्पीड एप्लीकेशन में करते हैं। ठीक है, अब इसका लाभ क्या है भाई? तो कह रहा है कोई ब्रश या स्लिपिंग नहीं होता है, रख रखाव आसान होता है, सरल और मजबूत रोटर का डिजाइन होता है। रोटर का डिजाइन सरल होता है और मजबूत होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे ये चलता है। ठीक है, और इंडक्शन मोटर की तुलना में बेहतर दक्षता प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये इसका लाभ है। तो लाभ है तो इसका हानि भी होगा, तो हानि समझ लीजिए। हानि क्या है? करे कम पावर फैक्टर होता है, इसका पावर फैक्टर कम होता है। इंडक्शन मोटर की तुलना में कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका, है ना। डिजाइन जटिल हो सकता है किसी विशेष सिंक्रोनस आरएम में। ठीक है, कह रहा है कि डिजाइन जटिल हो सकता है, मतलब कोई कोई मोटर जो इसको डिजाइन करते हैं तो किसी किसी में डिजाइन जटिल बनाना पड़ सकता है। ठीक है, कह रहा है कि बला आघूर्ण रिपेल की वजह से शोर उत्पन्न करता है। कह रहा है कि इसमें रिलेक्टेंस पे काम करता है। तो रिलेक्टेंस क्या करता है? चुंबकीय बल रेखा का विरोध करता है, और विरोध करने की वजह से जो इसके अंदर में टॉर्क पैदा होता है वो थोड़ा सा आवाज करता है ना, साउंडी होता है, साउंड करेगा। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो भाई कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में करते हैं। पहले हार्ड डिस्क ड्राइव आता था, अब तो खत्म हो गया, है ना, अब नहीं होता है, अब तो नॉर्मल खत्म हो गया। नहीं तो पहले जो डिस्क होता था ना तो उसमें एक मोटर लगा रहा था जो घुमाने का काम करता था, उसी में इस वाले मोटर को लगाते थे, रिलक्टेंस मोटर को। ठीक है, वॉशिंग मशीन डिजाइन में, ठीक है, परमाणु रिएक्टर के नियंत्रण रॉड जो होता है उसमें लगता है, और एयरक्राफ्ट सिस्टम हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इतने जगह हम इसका उपयोग मिलाते हैं। ये परमाणु रिएक्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहीं पे एक क्या होता है, जो नियंत्रक रड होता है उसको अंदर डालने के लिए और निकालने के लिए हम लोग इस मोटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हार्ड डिस्क है। देखिए जो हार्ड डिस्क जो चल रहा है इसी वाला मोटर के बिहाफ पे चल रहा है। एक यहाँ भी मोटर लगा हुआ है और एक यहाँ बीच में मोटर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो इसमें मोटर का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा मोटर है हमारा?
रिलक्टेंस मोटर है, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में भी हम इस मोटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब मोटर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे कि मोटर का ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, मोटर को रोकने के लिए, उसकी गति को नियंत्रित करने के लिए तो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना ब्रेकिंग सिस्टम को मोटर चलाएगा तो जब रोकना होगा तो कैसे रोकेगा, नहीं रोक पाइएगा। इस वजह से विभिन्न प्रकार के जो मोटर होते हैं, जैसे डीसी मोटर, एसी इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सब में हम लोग अलग अलग ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो पहला एगो ब्रेकिंग सिस्टम जो आता है, सबसे पुराना ब्रेकिंग सिस्टम है हमारा मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हम रोकने का काम करते हैं। जैसे डिस्क ब्रेक, आप ड्रम ब्रेक का नाम सुने होंगे, इस तरह का सिस्टम का उपयोग करते हैं हम लोग। यह बाहरी बल लगाकर मोटर को रोकता है। उपयोग कहाँ करते हैं, क्रेन में करते हैं, लिफ्ट में करते हैं, वाहन में। देखिए, ये चक्का है आपका, ठीक है, ये चक्का है। मान लीजिए मोटर का क्या है, रोटर है, ये घूम रहा है तेजी से। अब इसको रोकना होता है तो हम बाहर के एक डिस्क लगाए रहते हैं, ठीक है ना। ये बाहरी एक डिस्क लगा रहता है, और जैसे हम पैडल को दबाते हैं तो डिस्क अंदर की तरफ कंप्रेस होता है, डिस्क अंदर की तरफ कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होने से इसका स्पीड रुकता है। ऐसे पकड़ लेगा ना रोटर को, पकड़ेगा तो ये स्पीड कम हो जाएगा। कैसे कम होता है, जब हम यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक को दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ कंप्रेस होगा, ठीक है, और इसको रोकने का काम करता है। इसी को डिस्क ब्रेक बोलते हैं, ठीक है, या ड्रम ब्रेक बोलते हैं। तो इस वाले सिस्टम को हम मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो एक मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम होगा, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसमें कई तरह के ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं। जैसे इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, तो कह रहा है कि मोटर को जनरेटर की तरह इस्तेमाल करके बिजली वापस सप्लाई में भेजी जाती है। अब जो मोटर चल रहा है, इसको जनरेटर बना देंगे, तो जनरेटर क्या करता है, बिजली का उत्पादन करता है। तो मोटर बहुत स्पीड से चल रहा है ना, हम इसको क्या करेंगे, कार्बन ब्रश वगैरह लगाकर इसको हम जनरेटर के जैसा चला देंगे। तो जनरेटर के जैसा चलाएंगे तो ऊर्जा का क्या होगा, लॉसेस होगा, हमारा वोल्टेज सप्लाई होना शुरू होगा। तो ऊर्जा का लॉस होगा, वोल्टेज सप्लाई होगा, और मोटर धीरे धीरे हमारा रुक जाता है, ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन में, ट्रेन में, विंड टर्बाइन इत्यादि में करते हैं हम लोग। वहां पे हम लोग जनरेटर की तरह इस्तेमाल करके मोटर को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, इसमें ऊर्जा की बचत हो जाती है। जैसे जैसे जनरेटर जैसा काम करना शुरू करेगा तो बिजली उत्पादन करेगा, उस बिजली को हम बैटरी में भेज देते हैं चार्ज होने के लिए। तो हम यहाँ ऊर्जा को बचत करते हैं, ठीक है। डायनेमिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग सिस्टम, है ना, डायनेमिक या रियोस्टैटिक ब्रेकिंग सिस्टम। कह रहा कि मोटर को जनरेटर मोड में चलाकर, मोटर को जब हम जनरेटर मोड में चलाते हैं तो ऊर्जा को रजिस्टर में डिसिपेटेड किया जाता है। जैसे क्या करेंगे, मोटर को जनरेटर की तरह चला देंगे तो जो हमें ऊर्जा मिलेगा, पावर मिलेगा, तो उसको हम कहीं बैटरी वगैरह में स्टोर नहीं करेंगे, है ना। हम क्या करते हैं, रजिस्टर में हम लोग लॉस कर देते हैं। रजिस्टर में क्या करते हैं, लॉस करते हैं। रजिस्टर में लॉस कैसे होता है, जैसे रजिस्टर में जाता है तो यहाँ पे हीटिंग पैदा हो जाता है, हीट पैदा होता है, और हीट जो ऊर्जा होता है वो बाहर निकल के खत्म होता है, हीट के रूप में ऊर्जा बाहर खत्म हो जाता है और मोटर रुक जाता है, ठीक है ना। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेन में करते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनों में करते हैं हम लोग, ठीक है। ये डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, ऊर्जा ऊर्जा खराब हो जाता है कहीं की, क्योंकि कहीं उपयोग ही नहीं करते हैं ना। जैसे आप हीट के रूप में ऊर्जा का नुकसान करेंगे तो ऊर्जा का तो स्टोर हुआ नहीं, तो ऊर्जा हमारा व्यस्त हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग सिस्टम। प्लगिंग और रिवर्स ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें करते क्या है कि मोटर की सप्लाई पोलरिटी को उलट दी जाती है, जिससे मोटर तेजी से ब्रेक हो जाता है। अब मान लीजिए हमने मोटर को ऐसे घुमा रहा था, प्लस माइनस दे रखा था, लेकिन तो इधर प्लस और इधर माइनस है, तो मोटर हमारा ऐसे घूम रहा था, हमने चेंज कर लिया, इधर माइनस इधर प्लस कर दिया, अब मोटर इसे निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज में घूमना शुरू होगा। तो क्लॉकवाइज में घूमना, तो अचानक से हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो ऐसा घूमना शुरू होगा, तो अचानक से धड़ से ब्रेक लगेगा, है ना। तो बहुत तेज ब्रेक लगता है और एकदम पूरा मोटर हिल जाता है, ठीक है। तो वो इमरजेंसी के लिए होता है। तो कह रहा है कि क्रेन में, लिफ्ट में, मशीन टूल्स में हम इसका प्रयोग करते हैं। नुकसान क्या होता है कि अधिक करंट खींचता है और हीटिंग हो सकती है। जब अचानक से एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइएगा तो करंट लोड पड़ेगा मोटर पे, क्योंकि मोटर का तो गति इस तरह से था, जब इस तरह से बदलिएगा तो लोड पड़ेगा, क्योंकि उस गति को रुकना है इसको, तो करंट का बहुत ज्यादा सप्लाई तेज होगा, हीटिंग समस्या हो जाएगी। और दूसरा है कि मोटर का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो हिल जाएगा पूरा, ठीक है, क्योंकि बहुत बिजोड़ टॉर्क पैदा होगा। समझ लो कि दो दो वस्तुओं को टकराने के बराबर, जैसे दो लोहे को आपस में कस के टकराइएगा, उस तरह की एनर्जी आपका देखने को मिलेगा, मतलब एकदम पूरा हिल जाएगा सिस्टम, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड ब्रेकिंग सिस्टम। हाइब्रिड ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल भी और मैकेनिकल दोनों तरह के ब्रेकिंग सिस्टम रखते हैं।
ब्रेक दबाकर हम मोटर को रोकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल से मतलब जो बिजली के सप्लाई करके रोकने का काम करते हैं, जिसमें रीजनरेटिव सिस्टम होता है ना, तो प्लगिंग सिस्टम होता है। तो दोनों तरह के कॉम्बिनेशन हम लोग उपयोग में लाते हैं। जो इसका उपयोग हाई स्पीड ट्रेन या हैवी मशीनरी में करते हैं, वहां पे जो हाई स्पीड ट्रेन होता है, जो हैवी मशीनरी होता है, वहां पे दोनों तरह का सिस्टम का प्रयोग करके हम लोग रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मोटर का प्रकार दिया और यहाँ पे ब्रेकिंग तकनीक दिया था। डीसी मोटर में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम, तो रीजनरेटिव और डायनेमिक और प्लग इन तीनों करते हैं। इंडक्शन मोटर में डायनेमिक, प्लग इन और रीजनरेटिव तीनों करते हैं। तो डीसी मोटर में, इंडक्शन मोटर में तीनों को तीनों होता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, रीजनरेटिव और डायनेमिक होता है केवल। और स्विच रिलेक्टेंस मोटर जो होता है, उसमें केवल प्लगिंग और रीजनरेटिव होता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। ऊपर वाला तो दोनों सेम है, टोटल पूरा यूज करते हैं, लेकिन नीचे वाला में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो गया, और इसके न्यूमेरिकल को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हम पूरे चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीच बीच में तो हम बताने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल हर चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। देखिए आईटीआई में क्या है कि अंत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है कि हम डिप्लोमा में चले जाएं, हम पीएचडी करने लगे और पढ़ने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं लगा पाए, तो वो नहीं करना है। हमें चीजों को समझ लेना कि क्या क्या है, और पूरा फोकस हमको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बढ़िया नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा तेजी से हम लोग क्या करते हैं, नोट्स को कंप्लीट करिए, नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो फिर थ्योरी का कोई मीनिंग नहीं रहता, फिर थ्योरी कोई नहीं देखता है, बस कहीं डाउट होगा तभी आप थ्योरी देखने जाइएगा। इस वजह से अभी केवल तेजी से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ने का काम करेंगे, नोट्स बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।